नमस्कार। इस देश के युवाओं के साथ एक बहुत ही अजीब सा खेल चल रहा है। जब तक यह युवा चुपचाप व्यवस्था की हर मार सहता है तब तक वह इस देश के लिए फ्यूचर ऑफ इंडिया है। लेकिन जैसे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वह सवाल पूछता है, सिस्टम रातों रात उसकी पहचान को बदल के उसे नया नाम दे दिया करता है। कल तक जो सिर्फ एक मासूम एस्पिरेंट था, आज वही व्यवस्था की नजर में प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाता है। कभी इसे कॉकरोच जैसी अमानवीय भाषा से डिह्यूमनाइज कर दिया जाता है, कभी कोचिंग माफिया का मोहरा कह दिया जाता है, तो कभी अफवाह फैलाने वाला, कभी उपद्रवी। और हमारे माननीय बीपीएससी चेयरमैन साहब की डिक्शनरी में तो एक नया शब्द है, असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट। वाह चेयरमैन साहब, क्या शानदार और एलिगेंट अपग्रेड है। मतलब फॉर्म भरते समय डियर कैंडिडेट, एग्जाम हॉल में देश का होनहार एस्पिरेंट, रिजल्ट आने तक यूथ पावर, और जैसे ही ट्रांसपेरेंसी की मांग कर ले असामाजिक तत्व। मतलब जब तक युवा लंबी कतारों में खड़ा है वो लोकतंत्र की उम्मीद है। जैसे उसने व्यवस्था की खामियों पर उंगली उठाई वो सीधे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी इनकन्वीनियंस बन जाता है। सो आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें जहां पे चेयरमैन साहब ने कई सारे फैक्ट्स को प्रोपेगेंडा में बदल दिया। चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने पूरी कहानी को इतने क्लीन, पॉलिश और कन्वीनियंट तरीके से सेल किया जैसे मानो कोई कॉर्पोरेट का प्रेजेंटेशन चल रहा हो। उनके नैरेटिव के मुताबिक परीक्षा ऐतिहासिक थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर डिस्टर्बेंस पैदा किया, कोर्ट ने हमारा स्टैंड मान लिया, सुप्रीम कोर्ट लोग गए, वहां से डांट खाकर वापस आ गए। 17वीं एग्जाम से लेकर एडीओ तक कोई प्रूफ नहीं है, सब कुछ सिर्फ अफवाह है, सब कुछ सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सच कहूं तो सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ऐसा लगा जैसे बीपीएससी ने कोई एग्जाम नहीं कराया था बल्कि नासा कोई स्पेस मिशन लॉन्च था और बीच में कुछ स्टूडेंट जबरदस्ती रॉकेट पकड़ कर भाग गए। आज सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या चेयरमैन साहब ने देश को पूरी सच्चाई बताई या सिर्फ इनकन्वीनियंट फैक्ट्स को प्रोपेगेंडा बोलकर साइड कर दिया? क्या बापू परीक्षा परिसर में सचमुच सिर्फ असामाजिक तत्व थे या वहां के सीटिंग अरेंजमेंट में एक बेसिक मैनेजमेंट फेलियर था? क्या कोर्ट ने सच में क्लीन चिट दे दिया? और या फिर जब कोई एस्पिरेंट अपने एग्जाम के कॉपी के मूल्यांकन से संतुष्ट होकर सोशल मीडिया पे सिर्फ बोलता है कि मैं संतुष्ट हूं, आपने उसको डिबार कर दिया, आपने पब्लिक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, सोशल मीडिया पर उसको हर जगह से बता दिया कि हमने उसको डिबार कर दिया, लेकिन जब उसको कोर्ट से स्टे मिला आपने वो बात पब्लिक क्यों नहीं की? आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बताया कि कोर्ट ने हमारे स्टैंड को नहीं माना? तो क्या एग्जाम स्टूडेंट के लिए एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी की मांग करना कोई अपराध है? स्टूडेंट अगर मीडिया में, सोशल मीडिया में कैमरे पे आके बोल दे कि मैंने इस रिजल्ट के प्रक्रिया संतुष्ट नहीं हूं, तो आपकी संस्था कहती है तुमने डिसिप्लिन तोड़ दिया, तुम्हें डिबार कर देंगे। चेयरमैन साहब, इस देश का युवा कॉकरोच नहीं है, वो असामाजिक तत्व नहीं है, वो किसी माफिया का कठपुतली नहीं है। वो अपने घर की आखिरी उम्मीद लेकर एग्जाम देने आता है। उसके पास आपकी तरह सीसीटीवी कैमरे नहीं है, उसके पास बायोमेट्रिक जैमर ऑडिट की कॉपियां नहीं है, नहीं उसके पास कमीशन की इंटरनल फाइलें हैं, उसके पास सिर्फ एक एडमिट कार्ड होता है, एक पेन होता है और बूढ़े माँ बाप की उम्मीदें होती हैं। और आप उसको बोलते हैं प्रूफ दो, बीच एग्जाम में क्या हुआ प्रूफ दो। विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आइए मैं आपके एक नैरेटिव को काउंटर फैक्ट से करूंगा, लॉजिकल काउंटर करूंगा। सबसे पहले आपने उठाया मुद्दा कि बापू परीक्षा परिसर में असामाजिक तत्वों के कारण डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। चेयरमैन सर, आपने बहुत आसानी से कह दिया कि बापू परीक्षा परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर एग्जाम को डिस्टर्ब किया। ये लाइन बहुत ही कन्वीनियंट है सर, क्योंकि जैसे ही आप छात्रों के माथे पर उपद्रवी का लेवल चिपका देंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी खुद ब खुद बैकग्राउंड में चली जाएगी। अब चर्चा एग्जाम मैनेजमेंट पर नहीं होगी बल्कि स्टूडेंट्स के चरित्र प्रमाण पत्र देने पर होने लगती है। लेकिन चलिए आप ही की रिपोर्ट्स के फैक्ट्स को सामने रखकर थोड़ा सा गणित लगाते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मैथ्स काम आता है, प्रेस ब्रीफिंग नहीं। आपके टीएस बैग में, जिस बैग में क्वेश्चन पेपर जाते हैं उसमें एक बैग में 12 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और आपका एसओपी कहता है कि एक रूम में 12 के गुणक में ही सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और आपके एक ट्रंक में 192 क्वेश्चन पेपर जाते हैं। लेकिन बापू परीक्षा परिसर में एक रूम में 273 कैंडिडेट्स बैठे हुए थे और कोई एक बच्चा ही बता देगा कि 273 12 का मल्टीपल तो नहीं है। सो अगर नियम यह कहता है कि अगर क्वेश्चन बैग में 12 के मल्टीपल में क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं, गुणक और सिटिंग अरेंजमेंट 12 के मल्टीपल में होना चाहिए, और अगर 12 के मल्टीपल में नहीं है तो एक क्लास तक जो बैग होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे और वो क्वेश्चन पेपर को ओपन दूसरे रूम में ट्रांसफर करना होगा। और ये पूरी चुकी वहां पे 6000 से ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जाम देने के लिए आए थे, 12 से ज्यादा 12,006 बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट वहां पे है, 12,012 बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट वहां पे है। तो ऐसी परिस्थिति में एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है कि इस रूम से क्वेश्चन पेपर इस रूम में जाएगा, जब वहां पे हो जाएगा तो अगले रूम में जाएगा, क्योंकि आपको दो रूम्स के बीच में आपको
ओपन क्वेश्चन पेपर को मूवमेंट करवाना है। और बच्चों ने इसी बात पर आपत्ति जाहिर की थी कि सील्ड क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं है, क्वेश्चन पेपर ओपन क्यों है। और दूसरा, चूंकि ये चेन रिएक्शन क्रिएट हुआ था, तो जो 5वें फ्लोर पे बच्चे बैठे हुए थे उनके पास क्वेश्चन पेपर 1 घंटे तक नहीं मिल पाया। और यहीं से ये इशू क्रिएट हुआ था। ये इशू ऐप पर क्रिएट किया हुआ था। ये दिस वाज द बेसिक मैनेजमेंट फेलियर। ये स्टूडेंट को क्रिएट किया, कैओस नहीं था। ये एग्जाम मैनेजमेंट फेलियर का बेहद गंभीर सवाल था। लेकिन सिस्टम अगर अपनी गलती मानेगा तब तो अकाउंटेबिलिटी आएगी ना। इसलिए आपने आसान रास्ता चुन लिया, छात्रों को लेबल कर दो एंटी सोशल। और यही सबसे खतरनाक ट्रेंड है, जब युवा सवाल पूछता है तो उसका जवाब देने के बजाय उसकी परिभाषा बदल जाती है। वो कैंडिडेट नहीं रहता, वो सीधे असामाजिक तत्व बन जाता है। चेयरमैन साहब, स्टूडेंट ने अगर सील्ड पेपर मूवमेंट पर सवाल पूछा तो एग्जाम को बदनाम नहीं कर रहे थे, वो एग्जाम की शुचिता को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सर, आपको अंतर समझना पड़ेगा। जो सवाल पेपर बाहर जाने से पहले पूछता है वो उपद्रवी नहीं होता, वो एक अलर्ट और जागरूक कैंडिडेट होता है। आपके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या वो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी? चेयरमैन साहब का दूसरा सबसे बड़ा नैरेटिव कि कोर्ट ने हमारा स्टैंड मान लिया और सुप्रीम कोर्ट गए लोग और वहां से डांट खाकर वापस आ गए। ये लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से डिलीवर किया गया जैसे माननीय कोर्ट ने बीपीएससी को बेस्ट ट्रांसपेरेंसी अवार्ड का सर्टिफिकेट थमा दिया हो। लेकिन चलिए जरा जजमेंट की कॉपियों को इन बिटवीन द लाइंस पढ़ के समझते का असल मुद्दा क्या था। मेरा हमेशा से स्टैंड दोनों एग्जाम को लेकर यह था कि जब री एग्जामिनेशन हो रहे हैं, 4 जनवरी को जो री एग्जाम हुआ था, उस री एग्जाम और 13 दिसंबर वाले एग्जाम के मार्क्स को रॉ मार्क्स पे मर्ज नहीं किया जा सकता। क्योंकि रॉ एग्जाम पे मार्क्स इसलिए मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि साइंटिफिकली आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, इक्विवेलेंसी रिपोर्ट आपको लानी पड़ेगी, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकालना पड़ेगा। यू कैन नॉट क्रिएट द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मार्क्स। यही मेरा स्टैंड था। सो ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये एग्जाम फेयरनेस का एक विशुद्ध टेक्निकल और मैथमेटिकल क्वेश्चन था। जब दो पेपर अलग हैं तो उनके रॉ मार्क्स सीधे कैसे मर्ज हो सकते हैं? क्या कमीशन ने कोई डिफिकल्टी इक्विवेलेंस रिपोर्ट तैयार किया था? हाई कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन को फेयरनेस का एक स्थापित मैकेनिज्म माना, यानी जो अलग अलग पेपर्स या शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल के अंतर को बैलेंस करने का काम करता है। जजमेंट में सर लिखा हुआ है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि प्रीलिम्स में अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स थे। और फिर कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि कमीशन फिलहाल नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करना चाहता, और चूंकि कोर्ट के पास इस क्षेत्र में तकनीकी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए कोर्ट इस डोमेन में दखल नहीं देगा। अब चेयरमैन साहब ने इसे अपनी क्लीन चिट बता रहे हैं। सर, ये क्लीन चिट नहीं थी, इसे कानूनी भाषा में न्यायिक संयम कहा जाता है, इंग्लिश में जुडिशियल रिस्ट्रेंट कहते हैं। कोर्ट ने यह कतई नहीं कहा कि आपकी रॉ मार्क्स मर्ज करने की पद्धति साइंटिफिकली परफेक्ट है। कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि यह टेक्निकल एरिया है और कोर्ट कोई एक्सपर्ट बॉडी नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर ईमानदारी से कह दे कि भाई मैं इंजीनियर नहीं हूं, इसलिए इस गाड़ी की मशीन खोलकर मैं नहीं देख सकता। हां, कोर्ट ने यहां पे बोलना चाहिए था, एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए थी, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के बात पे आते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में डांट के भगा दिया गया, उसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान ओरल एक्सचेंज में एक बहुत ही विस्मयकारी, बहुत ही शॉकिंग ऑब्जर्वेशन आया। कोर्ट रूम में चर्चा के दौरान नॉर्मलाइजेशन को बहुत ही संकीर्ण फ्रेम में देखा गया। माननीय जजेस के बीच यह धारणा बनी कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत तो सिर्फ तब होती जब सब्जेक्टिव आंसर कॉपियां जैसे मेंस की कॉपी अलग अलग एग्जामिनर्स के पास जांच के लिए जाती हैं, जहां कोई एग्जामिनर स्ट्रिक्ट होता है, कोई लिबरल होता है, मार्क्स असमानता होती है। चूंकि ये प्रीलिम्स एग्जाम था, ओएमआर बेस्ड था, इसलिए यहां नॉर्मलाइजेशन का कोई तुक नहीं बनता, यहां पे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत के कोर्ट रूम में उस दिन सांख्यिकी का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का मिसकंसेप्शन हो गया। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट गलतफहमी की भेंट चढ़ गया। आइए इस वीडियो को सुनिए। Last argument. Yes. Page J. Page J J of the synopsis. of the synopsis. Yes, sir. J. Yes. Yes. Whether normalization had to be done in the present instance. Go to just 2 lines in page A. Success percentage of the candidates. Mr. Gonzalez, Yes. in an OMR, where is the question of normalization? Normalization Yes, sir. primarily is resorted to when there are subjective questions, and the one examinee's
question answer booklet goes to a very strict examiner, the other goes to a very liberal examiner. Yes. So therefore, there is a wide disparity in Yes. marks. One getting 80, the other getting 40, Yes, Lord. right? Yes. Across the board. Yes. Whoever is going to Mr. B gets 40, Yes. in the range of 40-50, and they get 70-80. Yes, Lord. Then the question of normalization comes. But in an OMR, when there is a multiple objective test, and you have to only shade the, where is the question of normalization? I'll tell you, Lordship. Would you bear with me for 2 minutes? Look at item number 3. Success percentage is 19% in the second exam. This is the balancing. Normalization is the balancing of equities. Now look at this. 19.6% is the success rate. Got that, Lord? Yes. Now turn the page and look at the first exam. Right? Clause 7. Success percentage, 6%. How can it be that you have exams? I understand you have different questions. Just clarify, it's a But re-exam versus the. This is the re-exam. Is that ground? We have to trust What the we normalize Public Service Commission. It's a constitutional authority. like this one. यही इस पूरे मुद्दे की सबसे अधूरी सतही और तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण समझ थी। हमारा आर्गुमेंट कभी भी एग्जामिनर का स्ट्रिक्ट लिबरल होने का था ही नहीं। हमारा स्पष्ट और वैज्ञानिक आर्गुमेंट यह था कि यहां 2 अलग अलग तारीखों में 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर से एग्जाम लिए गए हैं। 13 दिसंबर का पेपर अलग था, 4 जनवरी का पेपर अलग था। जब 2 अलग अलग परीक्षाओं का सवाल अलग अलग है, हमें एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए, हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जहां पे रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी चाहिए। और दुनिया भर के बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जैसे जेई, नीट, SSC में नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं होता कि वहां इंसानी एग्जामिनर कॉपी जांच रहा होता है, बल्कि वहां पे नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स, ये अलग अलग पेपर्स के कारण छात्रों के साथ नाइंसाफी ना हो। सर, कोर्ट केस का तकनीकी आधार पर खारिज हो जाना एक अलग बात है, लेकिन आपके द्वारा अपनाई गई मेथोडोलॉजी का साइंटिफिकली फेयर होना बिल्कुल अलग बात है। अदालत इस क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं है, ये बात उन्होंने खुद माना, और आपने अदालत के इस भ्रम को सुधारने के बजाय उससे अपनी नाकामी छुपाने का ढाल बना लिया। तो ऐसे परिस्थिति में जो हमारा पॉइंट था, उस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में अप्रिशिएट नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 4, आपने सर बोला पेपर क्वालिटी के बारे में। कट ऑफ से पेपर क्वालिटी प्रूव नहीं होती। चेयरमैन साहब, अब पेपर की क्वालिटी को बचाव करने के उन्होंने बेहद अनोखा दिलचस्प लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर का स्तर सिपाही रैंक का है, चूंकि कट ऑफ बहुत नीचे नहीं गया, इसलिए साबित होता है क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी बिल्कुल ठीक थी। लाजवाब थ्योरम है सर। मतलब क्वेश्चन पेपर कितना स्तरीय, बैलेंस और साइंटिफिक है, इस विषय में एक्सपर्ट्स तय नहीं करेंगे, बल्कि एग्जाम का कट ऑफ तय करेगा। सर, कट ऑफ तो कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन में बनता है। वैकेंसी कितनी है, कंपटीशन का लेवल क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा है, कैंडिडेट पूल कैसा है, नेगेटिव मार्किंग का क्या असर रहा, कितने क्वेश्चंस डिलीट हुए। कट ऑफ से कतई साबित नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर अकादमिक रूप से त्रुटिहीन था। अगर आपको पेपर की असली क्वालिटी देखनी है तो जरा इन सवालों के फैक्ट्स पे नजर डालिए। 4 जनवरी 2025 के री एग्जाम में पूछा गया कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, और ऑप्शंस दिए गए बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय। अब इस सवाल की कड़वी हकीकत देखिए, कर्क रेखा ना तो वर्तमान बिहार से गुजरती है, ना उड़ीसा से, ना यूपी से, ना मेघालय से। साल 2000 में बिहार का वो हिस्सा अलग होकर झारखंड में जा चुका है, यानी आपका क्वेश्चन बैंक पिछले 25 साल से अपडेट ही नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन भूगोल का था ही नहीं, ये तो सीधे सीधे टाइम ट्रेवल का क्वेश्चन था। एक और ऐतिहासिक सवाल देखते हैं। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता का दर सबसे अधिक है? सर, इस पूरे ब्रह्मांड में साल 2023 में भारत के अंदर कोई सेंसस हुआ ही नहीं। ये तो वैसा ही सवाल था जैसा आप पूछ लें कि 2027 का वर्ल्ड कप किसने जीता। अब क्वेश्चन 2025 में पूछा जाए, और नीचे 4 ऑप्शंस भी देते हैं। अब इन सब ब्लंडर्स के बाद भी चेयरमैन साहब पेपर की क्वालिटी पर गजब कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। सर, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन जब परीक्षा के पेपर में ऐसी जनगणना का जिक्र हो जो असलियत में कभी हुई नहीं, तो समस्या छात्रों की तैयारी में नहीं बल्कि आपके पेपर सेटिंग के पूरे प्रोसेस में है। और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। 70वीं प्रीलिम्स में 4 क्वेश्चन दोनों सेट से डिलीट हुए। 71वीं में आपको 5 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा, 5 के आपको आंसर्स चेंज करने पड़े। तो सवाल बहुत सीधा है, अगर हर एक एग्जाम में फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आपको दर्जा भर क्वेश्चन डिलीट करने पड़ रहे हैं, आंसर्स बदलने पड़ रहे हैं, तो पेपर क्वालिटी पे चेस्ट थंपिंग क्यों कर रहे हैं? कितना बढ़िया पेपर बना दिया हमने। चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमने बाहर से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए,
बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर्स को देख के ऐसा लगता नहीं है कि उन एक्सपर्ट्स को अंदर आने दिया आपने, बाहर से बुलाया गेट पे खड़ा कर दिया। सर पब्लिक एग्जाम में गलत क्वेश्चन सिर्फ एक सवाल नहीं होता सर, वो किसी की रैंक बदल सकता है, किसी का पूरा अटेम्प्ट बर्बाद कर सकता है, किसी की उम्र की सीमा को समाप्त कर सकता है। इसलिए सर एक्सपर्ट्स का असर क्वेश्चन पेपर में दिखना चाहिए, सिर्फ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयानों में नहीं कि हमने आउटसाइड एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया। दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड इन योर पेपर ऑल्सो। अब आते एक ऐसे मुद्दे पे जिसका आपने जिक्र ही नहीं किया। चेयरमैन साहब, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सफाई, बहुत चालाकी से इस पार्ट को स्किप कर दिया। 70वीं मेंस का रिजल्ट आने के बाद कुछ पीड़ित छात्र लोकतांत्रिक तरीके से मीडिया के या फिर सोशल मीडिया कैमरों के सामने आए, उसमें से कुछ लड़कियां भी थी। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि हम मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है, उन्होंने अपनी कॉपी दिखाई और आपने डिबार कर दिया, 3 साल के लिए डिबार कर दिया। सो वॉज दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड, दे वर सो लॉस्ट इन द कॉन्फिडेंस। फिर हम लोगों ने अपने लॉयर से बात किया, हमने इसे कोर्ट में इसके अगेंस्ट में हमने रिट पिटीशन दायर किया, तो कोर्ट ने कमीशन के वकीलों से सीधा सवाल पूछा, आपने डिबारमेंट किस कानून या रूल के तहत किया है? क्योंकि हमने फुल रिसर्च करने के बाद ये इस बात को संज्ञान में लाया कि कमीशन के पास कोई पावर ही नहीं है। आप सोशल मीडिया पे किए गए बयान के लिए किसी को डिबार कर दें, तो जब आपसे वहां पे जज साहब ने पूछा तो आप बता नहीं पाए आपके वकील, तो उस समय कमीशन के पास कोई ठोस लीगल प्रोविजन था ही नहीं। तो कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना यह एक तरफा कार्रवाई कमीशन के अपने ही रूल 15(a) के दायरे में नहीं, कहीं फिट नहीं बैठती, और नतीजा यह हुआ कि माननीय कोर्ट ने उस डिबारमेंट ऑर्डर और प्रेस नोट पे तुरंत स्टे लगा दिया। तो चेयरमैन साहब, इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने इस फैक्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने आलोचकों को माफिया बताया, छात्रों को गुमराह बताया, सुप्रीम कोर्ट के कथित डांट का नैरेटिव सेट किया, लेकिन अपने ही राज्य को यह क्यों नहीं बताया कि जिन असहमत छात्रों की आवाज को आपने डराकर दबाने की कोशिश की थी, माननीय हाई कोर्ट ने आपकी उस दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। आज तक आपने प्रेस ब्रीफ क्यों रिलीज किया? क्यों छुपाया आपने ये फैक्ट? क्योंकि यह सच आपके फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन वाले मनगढ़ंत नैरेटिव में फिट नहीं बैठता था। सर, इसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहते, इसे सीधे सीधे इंटिमिडेशन कहते हैं। इस देश का युवा ऑलरेडी सबसे ज्यादा संवेदनशील और असुरक्षित दौर से गुजर रहा है। जब वो युवा आपसे जवाब मांगता है तब उसे आप सम्मान देने के बजाय सीधे डिबारमेंट का नोटिस थमा देते हैं। सर, ये बच्चे आपके दुश्मन नहीं है सर, ये इसी राज्य के भविष्य हैं। आइए आपके नेक्स्ट नैरेटिव पे चलते हैं। आपने बोला कि 70वीं बीपीएससी से लेकर ईडी एग्जामिनेशन तक कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई हो। सर, आपके इसी दावे का समानांतर चलिए सीधे बिहार पुलिस मुख्यालय चलते हैं, जहां इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों कैमरे के सामने आकर बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। और सर, वो कोई पैरेलल यूनिवर्स की कहानी नहीं सुना रहे थे, वो बीपीएससी के नाक के नीचे हुए खेल का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे थे। डीआईजी साहब ने साफ कहा कि परीक्षा कराने वाली प्राइवेट कंपनी को सख्त प्रावधान दिए गए थे ताकि परीक्षा से जुड़े स्टाफ को केंद्र की जानकारी पहले से ना हो, वो किसी बाहरी के संपर्क में ना आ सकें, लेकिन इसके बावजूद कंपनी द्वारा इन प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं किया गया। और डीआईजी साहब के शब्दों में उन्होंने कहा है, और ना ही जो आयोग से संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया, इसमें ओवरसाइट हुआ। सर, अंग्रेजी का यह ओवरसाइट शब्द बहुत ही सभ्य लगता है सुनने में, लेकिन इसका सीधा और देसी ठेठी मतलब है कि आयोग के अधिकारियों की आंख मूंद कर हुई घोर लापरवाही। नतीजा यह हुआ, इन वक्त पे यानी लास्ट मोमेंट पर जो लिस्ट कंपनी द्वारा आयोग और जिला परीक्षा कंट्रोल को सौंपी गई थी, उस आधिकारिक लिस्ट से हटकर बाहरी लोगों को परीक्षा केंद्र पर तैनात कर दिया गया। वाह चेयरमैन साहब, इसे कहते हैं परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कमीशन के अधिकारी ओवरसाइट का चश्मा पहन के सो रहे थे, प्राइवेट कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी, और इन वक्त पर बैकडोर से वो लोग परीक्षा केंद्र में अंदर घुस के बायोमेट्रिक को जैमर संभाल रहे थे। अब सर, इसे आप क्या बोलेंगे? तकनीकी ग्लिच, कोरिया फाह। अब जांच एजेंसी ऑन कैमरा चीख चीख कर कह रही है कि सुरक्षा के सबसे संवेदनशील लेयर यानी कि बायोमेट्रिक जैमर को एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के तहत कॉम्प्रोमाइज किया गया। तब आपका कैमरे के सामने आकर सब चंगासी कह देना ट्रांसपेरेंसी नहीं सर, इसे शुद्ध मनगढ़ंत कहानी कहते हैं। और आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपने कहा कि हमने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सेट कर दिया है जहां बच्चे अपना ग्रीवांस को रेज कर सकते हैं, और आपका स्टैंड है कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो हमें लाके दो। सर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा संस्थागत मजाक है जो आप ये बोलते हैं। आप सबूत उस छात्र से मांग रहे हैं जिसके पास सिर्फ एक फटा हुआ बैग, 5 रुपए का पेन और एडमिट कार्ड है। जो ठंडे दिमाग से सोचिए सर,
परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस किसके पास है? आपके पास। क्वेश्चन पेपर का मूवमेंट का लॉग किसके पास है? आपके पास। सेंटर्स की इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट्स किसके पास है? आपके पास। जैमर और बायोमेट्रिक एजेंसी कंप्लायंस ऑडिट किसके पास है? आपके पास। सर, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन का काम छात्रों से सबूत मांगना नहीं होता, उसका मुख्य काम होता है अपने एक्शन से, डॉक्यूमेंट से छात्रों के बीच टूट चुके भरोसे को बहाल करना। और वो भरोसा भारी भरकम एडजेक्टिव्स, विशेषण वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहाल नहीं होता, वो फाइलों के पन्नों को पब्लिक डोमेन में खोलने से बहाल होता है। चेयरमैन साहब, विद ड्यू रेस्पेक्ट, इस देश और बिहार के युवाओं को आपसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर या डांट नहीं चाहिए, उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए। उन्हें असामाजिक तत्व कह के उनके माता पिता के संघर्षों का अपमान मत कीजिए, उन्हें अफवाहों का शिकार मत बताइए। ये युवा या हम लोग आपके खिलाफ नहीं है। हम जनतंत्र, इस कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की सिर्फ डिमांड कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा असहमति दर्ज करे तो उसे संतुष्ट कराया जाए। अगर असहमति दर्ज करना कोई गुनाह नहीं है तो फिर किसी को डिबार नहीं किया जाए इस बात को लेके। चेयरमैन सर, किसी एग्जाम को अपने मुंह से ऐतिहासिक बोल देने से वो ऐतिहासिक नहीं बन जाता। परीक्षा ऐतिहासिक तब बनती है जब संस्था के अंदर अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की नैतिक हिम्मत हो। ट्रांसपेरेंसी बंद कमरों में लिखी गई स्क्रिप्ट से नहीं आती, वो फाइलों को जनता के सामने खोलने से आती है। इस देश का युवा बहुत सहनशील है सर। वो बेरोजगारी का दंश झेल लेता है, वो सालों का डिले सह लेता है, वो महंगी फॉर्म फीस भी सह लेता है, वो ट्रेनों को धक्के खाकर सेंटर बदलना सह लेता है। लेकिन जब उसकी ईमानदारी पर उंगली उठाई जाती है, जब उसके न्याय मांगने के दर्द को प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया जाता है, फिर उसे चुभता है, दर्द होता है कि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है, ट्रांसपेरेंसी मांगना कोई बगावत नहीं है, और अपने हक की अकाउंटेबिलिटी मांगना कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सो हमारी आपसे बस एक आखिरी और सविनय गुजारिश है कि कैमरे के सामने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करिए, लेकिन इस बार अपनी डिक्शनरी से एडजेक्टिव यानी कि विशेषण घर छोड़ के आइएगा और कमीशन की फाइलों के असली डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर आइएगा। जय हिंद।